और दूसरी तरफ बांग्लादेश में उपद्रवियों ने अवामी लीग के नेताओं को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। कई पूर्व मंत्रियों के घरों पर हमले की खबरें आई और तो और सैकड़ों लोगों की भीड़ बांग्लादेश में राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर पर पहुंच गई। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने उस वक्त के पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति वाहिनी नाम का संगठन बनाकर जंग लड़ी थी। इसके बाद भारतीय सेना की मदद से बांग्लादेश बनाया गया था, लेकिन गुस्सा निकालने के लिए प्रदर्शनकारी उन्हीं शेख मुजीबुर रहमान के घर पहुंच गए और जहां न सिर्फ उनके पैतृक घर पर बुलडोजर चलाया गया बल्कि वहां आग तक लगा दी गई। और ढाका के धनमंडी इलाके का यह वही घर है जहां 2024 में भी प्रदर्शनकारियों ने इसी तरह से उपद्रव किया था। और अब एक बार फिर प्रदर्शनकारी अपना गुस्सा निकालने के लिए शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर पहुंच गए। वहां पहुंचे लोग हथौड़े हाथों में लेकर पहुंचे और घर की दीवारों पर हथौड़े चलाते हुए अपना गुस्सा निकालते दिखे। कुछ लोगों ने घर के एक हिस्से में आग लगा दी। भीड़ ने उस खंडर जैसे मकान को मलबे में तब्दील करने पर भीड़ तुली दिखी। शेख मुजीब के उस घर में 2024 के आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर भी तोड़फोड़ हुई थी। तभी से वो घर एक वीरान इमारत जैसा है। घर की बची हुई दीवारों और ईंटों तक को शेख मुजीब की निशानी के तौर पर देखा जाता है, जिसे बांग्लादेश से मिटाने के लिए आंदोलनकारी ढाका के इस इलाके में पहुंच गए। इसके अलावा बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मोहिबुल हसन चौधरी के घर पर भी प्रदर्शनकारी पहुंच गए और उन्होंने मोहिबुल चौधरी के घर पर आग लगा दी। मोहिबुल चौधरी के घर की सुरक्षा के लिए वहां पुलिस की तैनाती पहले से थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों को पुलिस रोक नहीं पाई। पूर्व मंत्री के घर के गलियारे से आग की लपटें उठती दिखाई दी। मोहिबुल चौधरी ने यूनुस सरकार पर जानबूझकर साजिश के तहत दंगे भड़काने का आरोप लगाया। The Yunus regime wanted to instigate his extremists and their handful of followers with the help of other fanatic political parties and start a riot across the country. अवामी लीग का आरोप है कि जानबूझकर यूनुस सरकार दंगे भड़का रही है। आरोप यह भी लगाया गया कि इस दौरान सेना और पुलिस को कोई कार्रवाई न करने को भी कहा गया। यानी उस्मान हादी की हत्या के बाद पूरा बांग्लादेश उबल पड़ा। कई शहरों में दंगे भड़क गए, आगजनी और तोड़फोड़ की गई, जिसके लिए वहां अवामी लीग के नेताओं को जिम्मेदार बताया जाने लगा। जबकि आंकड़े ये बताते हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही कानून व्यवस्था के हालात बेकाबू होते रहे हैं। 15 महीनों में वहां 4800 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की 1700 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं। अपहरण, चोरी और लूट की घटनाएं भी पिछले सालों के मुकाबले कई गुना बढ़ गई हैं। लेकिन आरोपों के मुताबिक अपराधों पर लगाम कसने में यूनुस सरकार पूरी तरह नाकाम रही। यानी छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या वहां खराब कानून व्यवस्था का पहला उदाहरण नहीं था, लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट में अहम भूमिका निभाने वाले उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश का सियासी पारा चढ़ गया और वहां 2024 जैसी हिंसा भड़क उठी। 2024 में भी वहां अवामी लीग के खिलाफ भड़का छात्र आंदोलन हिंसक हो गया था और उस वक्त की चुनी हुई प्रधानमंत्री शेख हसीना को न सिर्फ कुर्सी छोड़नी पड़ी थी बल्कि अपनी जान बचाकर देश भी छोड़ना पड़ा था। उस वक्त भी वहां के कट्टरपंथी संगठनों के लोगों ने शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान पर अपना गुस्सा निकाला था। शेख मुजीब की मूर्ति तोड़े जाने की तस्वीरें भी सामने आई थी। माना जा रहा है कि शेख मुजीब पर गुस्सा निकालने वाले बांग्लादेश के वो कट्टरपंथी संगठन हैं जो पाकिस्तान समर्थक हैं और हमेशा से ही भारत विरोधी रहे हैं। यानी ये वो कट्टरपंथी संगठन माने जाते हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश में तनाव के हालात बनाने में लगे हैं। क्योंकि 1971 में बांग्लादेश को बनाने में भारत की फौज की बड़ी भूमिका रही। भारत की फौज ने ही पाकिस्तान को युद्ध में हराकर बांग्लादेश का गठन करवाया था। 1971 से ही भारत और बांग्लादेश अच्छे पड़ोसी भी रहे हैं, लेकिन 2024 के छात्र आंदोलन के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी आंदोलन शुरू हो गए थे। बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जुबैदा नसरीन ने भी दावा किया कि भारत विरोध का सीधा कनेक्शन ही 1971 से है। It was the India who just got involved in the liberation war, who supported Bangladesh to get separated from Pakistan from their viewpoints. Therefore, it is their best time to raise the voice against India, and it is deeply rooted in liberation war politics. यानी बांग्लादेश के राजनीतिक विश्लेषकों को भी बांग्लादेश के इन हालात के पीछे पाकिस्तान का खेल दिखाई देने लगा। इधर ईडी ने डंकी रूट से विदेश भेजने वाले गिरोह के कई ठिकानों पर छापेमारी की।
ईडी ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 ठिकानों पर छापेमारी कर डंकी रूट के जरिए लोगों को विदेश भेजने वाले गिरोह पर शिकंजा कसा। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान दिल्ली में एक एजेंट के ठिकाने से करीब 4.5 करोड़ कैश और लगभग 15 करोड़ के गहने बरामद किए गए। मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान के दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाले कॉन्सर्ट को लेकर पुलिस को धमकी भरी ईमेल मिली। ईमेल में स्टेडियम में धमाका करने की बात कही गई। 20 दिसंबर को ए.आर. रहमान हार्मनी ऑफ हार्ट्स के नाम से लाइव कॉन्सर्ट करेंगे। दिल्ली पुलिस ने फर्जी ट्रेडिंग ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ठगी करने वाले बड़े साइबर गैंग का पर्दाफाश किया। 2 अलग-अलग मामलों में 4 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए। पुलिस के मुताबिक ये गैंग लोगों को निवेश का लालच देकर पैसे ट्रांसफर करवाता था और फरार हो जाता था। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर के कोठीबाग थाने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का नकाब हटाने के मामले में नीतीश कुमार पर कार्रवाई की मांग की। सौ बात की एक बात यह कि बहराइच में कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने का मामला उधर शांति नहीं हो रहा है। बहराइच में पुलिस ग्राउंड पर जहां पुलिस वाले ट्रेनिंग करते हैं वहां एक कथावाचक को पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। कथावाचक का नाम है पुंडरीक गोस्वामी। उनके लिए लाल कालीन बिछाया, पुलिस वालों ने वर्दी में सलामी दी जैसे वो कोई बड़े अफसर या मंत्री हो। एक वीडियो बना और वो वीडियो बाहर आया तो हंगामा मच गया। विपक्षी नेताओं ने जोरदार विरोध किया। अब उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने बहराइच के एसपी से जवाब मांगा है कि ये क्या हुआ और कैसे हो गया। तो खबरें जो निकल कर आ रही हैं उसमें कह रहे हैं कि पिछले दिनों में 28 पुलिस वाले मानसिक तनाव से इस्तीफा दे चुके हैं। ट्रेनिंग बहुत कड़ी है, शारीरिक और मानसिक थकान से लोग टूट रहे हैं। तो पुलिस वालों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम रखा था जहां योग, ध्यान और मोटिवेशन वाली बातें होती हैं। इसी में पुंडरीक गोस्वामी को बुलाया गया था क्योंकि वो नैतिक बातें करके लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो ये मकसद बताया जा रहा है और कह रहे हैं कि उनकी स्पीच से ट्रेनिंग लेने वालों का मनोबल बढ़ा। लेकिन सवाल तो वो है ही नहीं। सवाल तो ये था ना कि इससे गार्ड ऑफ ऑनर देने का क्या मतलब है। ये तो सरकारी सम्मान होता है ना जो सिर्फ आधिकारिक लोगों को मिलना है या मिलना चाहिए। ये कानून से चलने वाला देश है। ये पुलिस को भी बताना पड़ जाए तो विवाद तो होना ही था। गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी राज्य की ताकत का प्रतीक होते हैं। कथावाचक की अपनी गरिमा होती है, इज्जत होती है, वो ठीक है, लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर थोड़ी दे सकते हैं और पुलिस को तो यह पता ही होना चाहिए। इसलिए उत्तर प्रदेश के बहराइच में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने पर हंगामा खड़ा हो गया और इस मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने बहराइच के एसपी से जवाब मांगा क्योंकि बहराइच के पुलिस परेड ग्राउंड में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस परेड ग्राउंड में उनके स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया। वहां उनके पहुंचते ही पुलिस की वर्दी में मौजूद एक अधिकारी उनके सम्मान में उन्हें सैल्यूट करते नजर आए। इस दौरान एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया और उस वीडियो के सामने आते ही विवाद शुरू हो गया। पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दिए जाने के बाद विपक्षी दलों ने कई सवाल खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसका कड़ा विरोध किया